Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़ और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर एंड ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, अल्लाह का शुक्र। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं आज हमारे साथ स्पोर्ट्स 360 में हमारे मेहमान हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे डिटेल में जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उन पर। ज़ीशान नकवी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। एक नज़र लाइनअप पर डालते हैं, आपको बताते हैं किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ी खबर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दिए गए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके बारे में हमने तफसील में गुफ्तगू करनी है। मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के अलावा अगर देखा जाए तो पहली बार ऐसा किया गया है कि रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। तो तमाम उन कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे, जो इंक्लूजन्स हैं, एक्सक्लूजन्स हैं, कुछ इंसेंटिव्स हैं जो दिए जा रहे हैं। पहली दफ़ा सैलरीज को भी इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा एक कैप्टनसी अलाउंस दिया गया है कप्तान को, उसके बारे में भी हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अगर ओवरऑल बात करें तो 33 खिलाड़ी हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनाया गया है। इसके बाद आपसे बात करेंगे दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियां जारी हैं। सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में भी प्रैक्टिस जारी है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इनमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। सिनारियो बेस्ड हमने कल भी डिस्कस किया था, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर आप किसी भी आउटकम के लिए तैयार रहते हैं। ओवरऑल हमने आपसे शेड्यूल भी शेयर किया था। टीम ने 6 जुलाई को कोलंबो के लिए रवाना होना है। पहले 3 रोज़ा मैच खेलेंगे वहाँ पर, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ गॉल में खेली जाएगी, जिसमें पहला टेस्ट मैच 16 को और अगला टेस्ट मैच 24 तारीख को खेला जाएगा। बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, एक आप कह सकते हैं ऐसा टर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जहां पर एक नया मोमेंटम है टीम के साथ। कप्तान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, टीम के कुछ कॉम्बिनेशंस बेहतर होते जा रहे हैं। यासिर शाह जिस तरह से कम बैक करेंगे इस सीरीज़ में, वो बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को देखना है। फिर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो ये सीरीज़ बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी है कि श्रीलंकन क्रिकेट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है। और अगर श्रीलंका की अगर आप बात करें तो वो खुद टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पहली इनिंग्स में 212 रन पर आउट हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो नेथन लायन ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। और क्योंकि ये टेस्ट मैच गॉल में ही हो रहा है तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकेट किस तरह से बिहेव करेगा। कल भी सना से मैंने जब डिस्कशन की स्ट्राइक रेट्स के हवाले से, तो यही हमने एक्सप्लोर किया कि ऐसे ग्राउंड्स में स्ट्राइक रेट के साथ, ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर आपको नॉमिनल टोटल्स मिलते हैं। और क्योंकि स्पिन ट्रैक है, कल हमने नेथन लाइन की भी बॉलिंग को एनालाइज किया, तो लगता यही है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ में भी मोस्ट प्रॉब्ली हमें स्पिन ट्रैक ही नज़र आएगा। उसके बाद विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की बात करेंगे, जहाँ पर डबल्स के मुकाबलों में पाकिस्तान के सामुल हक कुरैशी और उनके जो पार्टनर हैं उन्होंने अगले राउंड में रसाई हासिल कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त मैच रहा उनका। इसके अलावा अगर सिंगल्स की बात करें, एमा रडुकानु को शिकस्त हुई, वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। सरीना विलियम्स ऑलरेडी एक अपसेट के बायस बाहर हो चुकी थी। लेकिन अगर कल के आई थिंक सबसे बड़े मुकाबले की बात करें तो वो था जॉन इजनर और एंडी मरे के दरमियान। एंडी मरे ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक मारा तीसरे सेट में, लेकिन उसके बाद जॉन इजनर, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि सबसे ख़तरनाक सर्विस अगर किसी की विंबलडन में है, फिर उनका हमने देखा एक वो टॉल भी हैं, तो वो सर्व जिस तरीके से करते हैं 134 किलोमीटर पर आवर की सर्व को खेलना आसान नहीं है। लेकिन आई थिंक एंडी मरे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बावजूद एक मेटल हिप के साथ खेलते हुए उनको बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत रेजिलियंस उन्होंने शो की। लेकिन जॉन इजनर बेहतर खिलाड़ी थे इस मैच में। तो विंबलडन से भी जितनी अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करनी है, और लिस्ट हमें ज़रूर मिली है। अगर ओवरऑल जिस तरह कि हमने आपको बताया कि वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए डिफ्रेंशिएट किया गया है क्रिकेटर्स को, और अगर आप खाली कैटेगरीज़ की बात करें, इमर्जिंग कैटेगरी अलग है, उसमें अलग से प्लेयर्स को रखा गया है। कुछ प्लेयर्स का नाम उनमें भी आता है। अगर आप वाइट बॉल की कैटेगरी की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान और फ़खर जमान, इनको एक कैटेगरी दी गई है। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं बी कैटेगरी की, उसमें मामुल हक और हारिस रऊफ नज़र आते हैं। सी कैटेगरी में हसन अली, मोहम्मद नवाज़, और डी कैटेगरी में हैदर अली, शाहनवाज ढहानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, खुशदिल शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। ये खाली वाइट बॉल की जो कैटेगरी है वो मैंने आपको बताई है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इसी तरह फिर अगर आप रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाएं तो ए कैटेगरी में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी और अजहर अली, ये आपको ए कैटेगरी
टेस्ट मैचेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं उनमें आपको नजर आएंगे। हसन अली और फवाद आलम को बी कैटेगरी में रखा गया है। सी कैटेगरी में मामुल हक, नसीम शाह, नुमान अली, अब्दुल्ला शफीक, जबकि डी कैटेगरी में यासिर शाह, आबिद अली, शान मसूद, सऊद शकील और सरफराज अहमद को शामिल किया गया है। इसके बाद इमर्जिंग कैटेगरीज की बात करें तो सलमान अली आगा, हसीबुल्लाह, मोहम्मद हुरैरा, अली उस्मान, कामरान गुलाम, कासिम अकरम और मोहम्मद हारिस, इनको इमर्जिंग कैटेगरी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। जी सना मीर, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगी? पहली बार मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख रहे हैं और फिर कैटेगरीज भी अभी जिस तरह हमने देखी हैं वो भी सामने आई हैं। देखिए, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स लिटिल बिट। स्टेप तो अच्छा है ताकि एक इंसेंटिव मिले लॉन्गर फॉर्मेट खेलने का। हमने देखा पिछले कुछ अरसे के अंदर लीग क्रिकेट के अंदर इतने इंसेंटिव्स हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा लीग क्रिकेट की तरफ और T20 और लिमिटेड ओवर क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, और जो लॉन्गर फॉर्मेट है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रिकेट है, उसके ऊपर रुझान थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आई गेस इसको इनकरेज करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लिकेट ज़रूर है, बहुत से सवालात उठ रहे हैं। शान मसूद डी कैटेगरी में, मोहम्मद नवाज सी कैटेगरी में, इस तरह की सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान हैं वो भी डी कैटेगरी के अंदर हैं। तो ऑब्वियसली सवाल जब भी इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस होते हैं, सवाल हमेशा उठते हैं, पर ज़रूरी है कि हमारे जो ओवरऑल फ्यूचर प्लान्स हैं वो बहुत क्लियर हों। अगर शान मसूद आपके टॉप 3 ओपनर्स में से हैं तो मेरे ख्याल से कि उनकी कैटेगरी ज़रूर ऊपर होनी चाहिए थी, क्योंकि डी कैटेगरी जितनी परफॉर्मेंस उन्होंने डोमेस्टिक में दी है, हम एक तरफ कहते हैं कि हम अपने डोमेस्टिक को ऑनर करते हैं और उसको रिवॉर्ड करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर तो उनको ले आया। वो एक मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ थी जो देखने में एकदम से हैरान कुन लगी। फिर फ़हीम अशरफ, टेस्ट क्रिकेट उनको आप रेगुलरली खिलाते हैं, आपकी 11 का हिस्सा होते हैं, उनको रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आई गेस जब हम और ज़्यादा क्लैरिटी से सुनेंगे मोहम्मद वसीम के जो भी इसके ऊपर तासुरात होंगे, बाबर आजम से जब मीडिया बात करेंगे तो हमें शायद और क्लैरिटी नज़र आए। पर ये छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो कि एकदम से समझने की मैं भी कोशिश कर रही हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है उसके बारे में आपको श्योर होना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली कप्तान को भी इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो बता सकें उनको किन प्लेयर्स की ज़रूरत है मुस्तकबिल में, और ऐसा ही होना चाहिए जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की भी बात करते हैं। जिशान, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पहली बार ऐसा किया गया है कि रेड बॉल और वाइट बॉल के लिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो टेस्ट क्रिकेट और जो T20 और जो दूसरी वनडे क्रिकेट है उसको अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, और जो ख़ास तौर पे जो इमर्जिंग प्लेयर्स की जो उन्होंने तादाद बढ़ाई है वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। उसके अलावा जो अलाउंसेस हैं उसमें इजाफा किया गया है, जो तनख्वाहों में उनके बेहतरी की गई है 10% के हिसाब से। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और थोड़ा सा इसमें सिलेक्शन के वाले से थोड़ा सा जैसे मैडम ने बात की कि जो शान मसूद के हवाले से जो उनकी परफॉर्मेंस है, तो वो थोड़ा सा हैरानगी हो रही है कि उनको क्यों नहीं आगे बेहतर कैटेगरी में नहीं लेके आए। तो बाकी ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। और जिस तरह हमारे कैप्टन जो बाबर आजम परफॉर्म कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी, मतलब ये जो तीन समझे रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों में जिस तरह अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उस हवाले से बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ की गई है इससे आगे भी इंटरनेशनली क्रिकेट में बेहतरी आएगी। और ख़ास तौर पे जो आगे इवेंट्स अभी जो पाकिस्तान टीम श्रीलंका का दौरा कर रही है, और उस हवाले में जो आप देखेंगे जिस तरह यासिर शाह को लिया गया है, वो बहुत अच्छी सिलेक्शन है। क्योंकि यासिर शाह मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो इस टाइम दुनिया क्रिकेट में जो बेस्ट लेग स्पिनर में उनका शुमार होता है, और वो मैच विनिंग प्लेयर हैं। तो उम्मीद है कि वो जो जिस तरह की विकेट्स हैं उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह अच्छी जीत दिलाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उन प्लेयर्स को ज़रूर शामिल करें जो आपके फ्यूचर प्लान में कहीं ना कहीं हिस्सा रखते हैं। बट सना, ओवरऑल इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जिस बेस पर दिया गया वो बताया गया कि पिछले 12 महीने यानी पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। अब उस परफॉर्मेंस बेस पर अगर आप चले जाएं तो बहुत से नाम ऐसे हैं जो टीम का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं रहे, जिस तरह सरफराज हो गए या कुछ और प्लेयर्स हैं। स्पेशली हैरानगी ये होती है जब आप देखते हैं कि फ़हीम अशरफ आपकी रेड बॉल क्रिकेट का एक मुस्तकिल हिस्सा है टीम का। फिर आप एक और अगर फैक्टर एक्सप्लोर करें तो इफ्तिखार अहमद जो टीम के साथ रहे हैं, टूर भी करते रहे हैं, प्लेइंग 11 में भी रहे हैं,
पाकिस्तान क्रिकेट का अगर आप मिसबाउल हक से अभी तक का दौर देख लें, वहाँ पर ऑलमोस्ट एक किस्म का स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा रहे हैं, उनको भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से इसलिए बता सकती हूँ कि वुमेन्स क्रिकेट में तो 10 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए जो सीनियर कॉन्ट्रैक्ट थे, तो आपकी 11 में हर वक्त एक ऐसी प्लेयर मौजूद थी जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। तो उससे बड़ी एक डायनामिक टीम की इफेक्ट होती है क्योंकि आप परफॉर्मेंस सेम मांगते हैं, आप मेहनत सेम मांगते हैं प्लेयर्स से और उनका एटीट्यूड भी सेम मांगते हैं, पर आप एक को जो है वो इनेबल ही नहीं कर पा रहे कि वो मंथली अपना बेसिक खर्चा भी निकाल सके क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, लड़कों के तो इस लेवल के हैं कि उनकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज भी हो जाती हैं। वुमेन्स क्रिकेट में तो आपको बहुत ज़्यादा बेसिक भी मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेरे नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी आपके 30 लोग या 25 लोग आपके अगले वर्ल्ड कप में, 2 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं मेंस क्रिकेट के अंदर, तो इन 2 वर्ल्ड कप्स में जो आपके 25 से 30 लोग अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स में ज़रूर होना चाहिए। फ्यूचर ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, अंडर 19 वर्ल्ड कप इमर्जिंग कैटेगरीज इसीलिए हैं, पर जैसे इफ्तिखार को आप बहुत अरसे से टीम के साथ रख रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, पर आप जब कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं, स्पेशली इन द एब्सेंस ऑफ डिपार्टमेंटल क्रिकेट, तो फिर उस प्लेयर का उस लेवल पर परफॉर्म करना उतना आसान नहीं होता क्योंकि बाकी सब जो हैं उनके पास एक डिफरेंट माइंडसेट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो प्लेयर्स के ऊपर आते हैं तो ऑब्वियसली एटीट्यूड में थोड़ा सा एक बदलाव आ सकता है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी कि किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाए। पर शान मसूद को अगर आप आखिरी 12 महीनों में देखें तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस उनकी रही है। मोहम्मद नवाज़ सवाए इंजरीज़ की वजह से जब वो बाहर हुए हैं, उसके अलावा अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। तो इन 2 प्लेयर्स को ख़ास तौर पे सरफराज को बहुत कम क्रिकेट मिली है, पर एज ए कैप्टन जो उसने इतना सर्व किया है, मेरे नज़दीक आपको थोड़ा सा आप उनको बेहतर कॉन्ट्रैक्ट उनको भी दिया जा सकता था। बट ओवरऑल ऑब्वियसली कुछ प्लान्स हैं जो पीसीबी के, जो थिंक टैंक के अपने होंगे, जिस तरफ वो टीम की डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट्स वो मैसेजिंग भी जारी रहती है प्लेयर्स को कि आप को हम किस नज़र से देख रहे हैं, तो वो एक और इसका हिस्सा होता है। बट ओवरऑल ये 3-4 चीज़ें हैं जो लगता है कि इसको मज़ीद और गौर से देखना होगा। उनका साइड ऑफ जो स्टोरी है, किस तरीके से उनका माइंडसेट है, उसको हमें समझना होगा, एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। ज़ीशान, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने प्लेयर्स को अक्रॉस द बोर्ड, खाली मेरे ख्याल है मेंस क्रिकेट की बात नहीं करते, वुमेंस क्रिकेट को भी अगर इंक्लूड करें, कि आपने उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इतने दिए हों कि वो फिर क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। अगर ख़ासतौर पर मेंस क्रिकेट में देखते हैं कि लीग्स को अक्सर प्रायोरिटी बना लिया जाता है जब, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके इंसेंटिव ज़्यादा हैं, जिस तरह अभी इंक्रीमेंट्स भी लगे हैं सैलरीज़ में, कप्तान का अलाउंस अलग रखा गया है, तमाम चीज़ों को बेहतर किया गया है ताकि प्लेयर्स का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो बेहतर हो सके। मैं बिल्कुल सना की बात से एग्री करूंगा जी, कि जिस तरह उन्होंने बताया कि जब तक आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो किस तरह आप गेम्स में टाइम दे सकेंगे और बेहतर तरीके से उस चीज़ को आगे लेके चल सकेंगे। और ख़ासतौर पे वुमेन क्रिकेट में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जिस तरह माशाल्लाह परफॉर्मेंस आ रही है वुमेन क्रिकेट की, बड़ी अनबिलीवेबल चीज़ें सामने आ रही हैं और बड़ा टैलेंट सामने आ रहा है, तो उस हवाले से वुमेन क्रिकेट और मेन क्रिकेट को साथ साथ लेके चलना चाहिए। बल्कि जो PSL अगर हो रही है तो उसमें कुछ टीम्स बना के, हमारी सजेशन तो ये है कि वुमेन की भी कराई जाए इस तरह की लीग पाकिस्तान में, ताकि बेहतर वो टैलेंट सामने आ सके, अच्छे प्लेयर्स हमारे सामने आ सके। और ख़ास तौर पे जो ये कैटेगरीज़ हैं जिसमें ये इन्होंने शामिल करना है, वो 10 से बढ़ा के वुमेन में भी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन हमारी खिलाड़ी हैं वो सामने आएँ और उनके वो बेहतर, उनको जब एक खिलाड़ी को ये इशू होगा कि उसने घर भी चलाना है, फ़र्ज़ किया उसमें ज़िम्मेदारी अगर घर की भी है, और उसके अलावा वो चीज़ें अगर उसके दिमाग में चल रही होंगी और आपको जो क्रिकेट PCB भी कुछ नहीं दे रहा, तो वो किस तरह परफॉर्मेंस करेंगे, वो फोकस ही नहीं रहेगा। तो इस हवाले से इन चीज़ों पे PCB को सोचना चाहिए और बेहतर तरीके से इसको जो जितने अलाउंसेज हैं और जो पेज हैं उनकी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, जिस तरह कि हमने कहा कि मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी गई हैं, तमाम प्लेयर्स की लिस्ट भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी ये तमाम नाम जारी किए। ओवरऑल खुशाइन चीज़ है कि इंक्रीमेंट ज़रूर लगे हैं, इंसेंटिव्स बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन पर ज़रूर एक क्रिटिकल निगाह से देखा जाएगा, और हमेशा ऐसे ही होता है, जिस तरह सना ने भी कहा कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। बट एक बात बड़ी पर्टिनेंट है सना, के चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड रखा है, और ख़ास तौर पर वहाँ पर
जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नेगेटिविटी को प्रमोट किया जा रहा था। वहां पर हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी देखा कि हैड वेरी क्लियर एटीट्यूड के बजाय इसके कि आप डेवलपमेंट की बात करें, आप सपोर्ट की बात करें, ये जितने भी ऐसे सवालात हैं या जो भी ये नेगेटिव प्रोपोगंडा है, चाहे वो उनके खिलाफ हो, उनकी पोजीशन के खिलाफ हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजीद चीज़ों के खिलाफ हो, जिस तरह चीफ सेलेक्टर को उन्होंने डिफेंड किया, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड है पीसीबी की तरफ से। देखिए, रमीज़ राजा का मीडिया में जितना एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत कम लोगों का रहा है, तो उनको ना सिर्फ क्रिकेट की समझ है, मीडिया की समझ भी है, और इसको समझना होगा जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना सवाल लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे सवाल कभी कभी, मैं खुद सवालों के जवाब देने बैठी हूँ कि वो बंदे को समझ नहीं आता कि बंदा इस बात का क्या जवाब दे भी कि ना दे। तो ये देखें, हम भी इधर बैठ के बात ज़रूर करें, पर आपको एक डिसीजन के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, उस पूरे बंदे को ही गलत और सही साबित करने पे चले जाते हैं। चाहे आप कितने भी कॉम्पिटेंट हों, आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है, आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, और आप डिसीजन के ऊपर आप बात ज़रूर करें, पर किसी की पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके ऊपर इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल हम उठाने शुरू कर देते हैं एक एक डिसीजन के ऊपर। मेरे ख्याल से इस तरह की जो जर्नलिज्म है, इससे हमें थोड़ा पीछे रहना चाहिए, और इसी को मेरे ख्याल से वो डिस्करेज कर रहे होंगे। मैंने नहीं देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर ओवरऑल जो उनकी जो समझ है, जो एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली उनका मीडिया में भी है, क्रिकेट में भी है, तो हमें मज़ीद और होमवर्क करके जाना चाहिए। आप अच्छे सवाल पूछें जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा हो, हमारे प्लेयर्स का फ़ायदा हो, हमारी टीम्स का फ़ायदा हो। ये सबसे बेहतरीन जर्नलिज्म होगा और ये सबसे बेहतरीन सर्विस होगी हमारे मुल्क के लिए भी। आई थिंक सबसे क्रिटिकल सवाल वही था जब उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है कि हम प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते कि वो आपसे बात करें, प्लेयर्स खुद नहीं चाहते कि वो आपसे बात करें, वो हमें कहते हैं कि प्लीज़ हम इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सवालात इतने क्रिटिकल हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पर्सनल अटैक्स हो जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की तो हमने हमेशा बात की है, और अगर हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि एक प्लेयर की भी अपनी इंटेग्रिटी है, उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल स्पेस है, तो आई थिंक फिर ज़्यादती ज़रूर होगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप की बात करते हैं। दौरा श्रीलंका है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है, सिनारियो बेस्ड प्रैक्टिस भी की गई। मौसम बहुत गर्म है, लेकिन प्रैक्टिस पूरे जोश से जारी है और बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। लेकिन ज़ीशान, ये ज़रूर है कि हमने ये सोचना है कि श्रीलंका एक बड़ी कॉन्फिडेंट टीम है और स्पिन ट्रैक्स में स्पिन ही उनकी स्ट्रेंथ है। इस हवाले से जी जो मैचेस देखे हैं जी, उनके जो बड़े अच्छे परफॉर्म किए, ख़ास तौर पे जो स्पिन उनका अटैक है वो बड़ा, उन्होंने बड़ा परेशान करके रखा है ऑस्ट्रेलियंस को। तो उस हवाले से पाकिस्तान को बड़ा उसमें तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग तो चले, यासिर शाह की मौजूदगी में पाकिस्तान की बॉलिंग तो बड़ी मजबूत हो जाएगी, बड़ा अच्छा अटैक है, लेकिन बैटिंग में भी बड़ा, क्योंकि वो देखा गया है कि उनके जो टॉप लाइन जो बैटिंग थी ऑस्ट्रेलियंस की, उसको बड़ा परेशान करके रखा है जो स्पिनर्स ने ख़ास तौर पे। तो ये बड़ा अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है ओवरऑल, तो उम्मीद है कि ये दोनों टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत के आएगा जी। उम्मीद तो यही करनी है, और अगर टेस्ट मैच की भी बात करें तो हमने यही देखा है कि पाकिस्तान हमेशा एक ज़बरदस्त साइड ज़रूर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कलैप्स अगर आ जाए तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आ जाती हैं। स्पिन उनका डेफिनेटली डोमेन है, हमारे प्लेयर स्पिन को बेहतर खेलते हैं, ये ज़रूर देखना है। प्लेइंग 11 सना सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान किन कॉम्बिनेशंस के साथ जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली तो 3 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स ही हैं, लेकिन अब वो कौन से हैं, वो तीसरी ऑप्शन कौन सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, मैं तो यही समझती हूँ कि आपको अपने जो क्वालिटी स्पिन अटैक है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। उनके साथ तो लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि ये आपने अगर दोनों तरफ से देख लें, ऑस्ट्रेलिया की भी नेथन लायन ने आउट किए, इधर से मेंडिस ने आउट कर दिया है श्रीलंका की बॉलिंग में, और बारिश का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी हो सकता है कि कम ओवर्स का गेम हो, तो आपको अपने विकेट टेकिंग जो ऑप्शंस हैं वो आपके बेंच पे नहीं होने चाहिए, वो आपके जो बॉलर्स हैं वो उस 11 का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बड़ी टेम्पटिंग किस्म की ये सिलेक्शन होती है जब आप लो स्कोरिंग मैच विकेट्स पे खेलते हैं, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी ये भी होती है कि मैंने अपनी बैटिंग को लंबा करना है। और बैटिंग आप ऑस्ट्रेलिया को भी आप देखें, जैसे ज़ीशान भाई ने बात की कि उनके टॉप ऑर्डर को बड़ा प्रॉब्लम दिया है श्रीलंकन बॉलर्स ने, तो उनका अब जो लोअर मिडल ऑर्डर है, कैमरून ग्रीन है, नीचे जो उनके बाकी बैटर्स हैं वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 70-40 रन नीचे से रन्स बन रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपना बैटिंग का बैलेंस कितना रखते हैं, ये बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है, और ये हर कोच और हर कप्तान का अपना एक बैलेंस होता है, इसमें कोई सही गलत नहीं होता। सना, उनकी बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें, हमने बार बार ये बात की है कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बेहतरीन है,
पेनिट्रेट कर सकते हैं उनके बैटिंग लाइनअप को, और यही हमने देखा कि मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्ट यही करना था कि श्रीलंका शायद स्पिन को बेहतर खेलेगी, लेकिन नेथन लायन ने 5 आउट किए, एक्सपीरियंस जाहिर बात है उनके साइड पर है, बट वही हुआ कि श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप ऑलमोस्ट फ्लॉप हुई। एंजेलो मैथ्यूज और फिर जो उनके विकेट कीपर हैं उन्होंने आकर सिचुएशन थोड़ी सी संभाली। बिल्कुल, देखिए आप टोटल फ्लॉप नहीं कह सकते, 200 रन उन्होंने फिर भी इस पिच पे बना दिए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फाइट उन्होंने दिया। और अभी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की भी ये एक पार्टनरशिप जो इस वक्त चल रही है, और इससे पिछली जो पार्टनरशिप थी 6 विकेट की पार्टनरशिप, वहाँ से उनके भी रन्स बनने शुरू हुए, उनका भी टॉप ऑर्डर इस पिच पे स्ट्रगल किया है। तो ये गॉल की विकेट है ही ऐसे, हम पहले से बात कर रहे थे कि गॉल की विकेट स्पिन विकेट है और यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से श्रीलंका 50-60 रन शॉर्ट है पहली इनिंग्स में, अगर पार स्कोर की बात करें। हाँ, अगर आप 300-320 बना देते पहली इनिंग्स में तो आप बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर अगली टीम को कर देते, पर 212 रन जो हैं वो 50-60 रन शॉर्ट ज़रूर हैं। पर अगर आप अच्छी बॉलिंग करते हैं सेकंड इनिंग्स में, अभी तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की लीड हो गई है, पर अगर ये 3 विकेटें जल्दी ले सकते हैं अभी भी वो टेस्ट मैच से बाहर नहीं। डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम भरपूर तैयारियों के साथ तैयार है। 6 तारीख को टीम ने रवाना होना है कोलंबो के लिए। 3 रोज़ा मैच रखा गया है, एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, उसके बाद टेस्ट सीरीज जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है उसके लिए गॉल रवाना होंगे। 16 जुलाई को पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और उम्मीद यही करनी है कि पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। श्रीलंका की अगर करंटली हम बात करें, जैसा कि हमने कहा कि श्रीलंका का टेस्ट मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 212 रन उन्होंने बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 61 रन की लीड हासिल है। 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ज़रूर बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन श्रीलंका फाइट देना बिल्कुल जानता है और एक अच्छी साइड है। तो हमारे लिए आई थिंक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन ये है, जिस तरह जिशान आपने भी कहा कि हमारी बैटिंग लाइनअप का टेस्ट है उनकी स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया को इतना ईजिली उन्होंने लीड नहीं लेने दी श्रीलंका ने। तो इस वाले जी बिल्कुल उन्होंने बड़ा परेशान करके रखा है बैटिंग लाइन को। ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग लाइन वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइन है जी दुनिया में। तो उस वाले से पाकिस्तान को भी बड़ा सोच समझ के, बड़ा तहम्मुल के साथ खेलना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि बिल्कुल भी वो रिस्क फैक्टर इसमें मेरे ख्याल में ना ही लें तो बेहतर है, ख़ासतौर पे स्पिन अटैक पे, क्योंकि उनके एक तो होम ग्राउंड है, पिचेस उनकी होम पिचेस हैं, उनको बेहतर पता है कि किस तरह यूटिलाइज़ करना है अपने स्पिनर्स को, किस तरह विकेट्स लेनी है। तो उस हवाले से बड़ा सोच समझ के अच्छी बैटिंग लाइनअप के साथ जाना पड़ेगा, और ताकि बड़ा स्टडी करके उनके स्पिनर्स को कि किस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं। ख़ासतौर पर ये मैचेस जो चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके, ये वाला मैच बड़ा क्रूशल है। इसमें ज़रा होमवर्क बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, ताकि बेहतर तरीके से पाकिस्तान की अगर बैटिंग थोड़ा सा साथ दे जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि वो मैच विनिंग पोजीशन पे चली जाएंगी। सर, एंजेलो मैथ्यूज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है श्रीलंका की टीम में? साबिक कप्तान भी रहे हैं, 96 टेस्ट मैच खेले, 218 वनडेज खेल चुके हैं। अब उनके लिमिटेड ओवर्स में तो नहीं नज़र आते, लेकिन टेस्ट टीम में अभी भी जगह है उनकी। आई थिंक एक लीडरशिप रोल है उनका, चाहे वो कप्तान हो या ना हो, इस तरह के प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रेसिंग रूम के लिए, क्योंकि टीम जब किसी भी विनिंग मोमेंट के करीब आती है या बिल्कुल डाउन सिचुएशन में होती है, तो इस तरह के प्लेयर्स जो उस एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं, उन्होंने वो टाइम देखा होता है, वो बेहतरीन जो उस वक्त पे गाइडेंस दे सकते हैं, चाहे आपके एक्टिंग कैप्टन कोई भी हो, पर लीडरशिप वहाँ से आती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, मैथ्यूज़ जो हैं वो एक लीडर हैं श्रीलंकन टीम के अंदर, और अपनी परफॉर्मेंस जितना बड़ा पोटेंशियल था, मैं अभी भी समझती हूँ कि वो उस लेवल की उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो लेटली नज़र नहीं आई, बट ओवरऑल क्वालिटी प्लेयर हैं, क्वालिटी ऑलराउंडर रहे हैं श्रीलंका की जानिब से, और ज़बरदस्त उनकी लीडरशिप भी रही है। तो इस इनिंग्स में भी अगर आप देखें, इस टेस्ट मैच में भी फाइट उन्हीं की तरफ से नज़र आई, और होपफुली आने वाले जो इनिंग्स है, मैं तो चाहूँगी, मैं तो जब भी श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है मैं तो श्रीलंका की साइड पर होती हूँ, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि वो इस मैच में मज़ीद कम बैक कराएँ टीम को। बट क्वालिटी प्लेयर हैं, 360 खेलते हैं, और टेस्ट मैचेस का जो टेम्परामेंट है वो भी उनकी गेम जो है वो बहुत ज़्यादा सूट आपको लगता है करियर में रोल डिफाइन नहीं हो पाया? कहीं ना कहीं हम देखते थे कि शायद ये वो एग्रेसर हैं जो संगाकारा जयवर्धने के बाद आकर एकदम से एग्रेशन दिखाते थे, फिर बाद में ऐसा लगा कि शायद ये टीम को संभालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर कलैप्स होता है, बॉलिंग भी करते थे, कहीं ना कहीं रोल डिफाइन नहीं हो पाया। आई थिंक बहुत बड़े ही हैड बिग शूज टू फिल। बाकी किसी भी श्रीलंकन प्लेयर पे उस तरह का प्रेशर नहीं आया जिस तरह का
इनके ऊपर आया, क्योंकि जैसे ही संगकारा और जयवर्धना गए हैं फॉरेन लीडरशिप इनके अंडर आई, और उस वक्त टीम के अंदर जब इतने बड़े दो नाम इकट्ठे चले जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता उस टीम को संभालना। और फिर उसके बाद जयवर्धने और संगकारा चले भी गए, मतलब वो टीम के साथ किसी नौयत से रहे नहीं, अब वो फिर भी इन्वॉल्व रहते हैं कुछ ना कुछ। तो वो जो एक गैप बनता है उसको फिल करना एक बंदे के बस की बात नहीं होती, बट उस वक्त बहुत सा प्रेशर इनके ऊपर आया, लीडरशिप की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, परफॉर्मेंस की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ ने टोल लिया है। अगर आप पाकिस्तान टीम में नज़र डालें तो ठीक है, सरफराज अहमद आज भी टीम के साथ है, चाहे वो बाहर बैठ रहे हैं जो भी है, पर वो वैक्यूम क्रिएट नहीं होता लीडरशिप का। मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक बहुत अरसा खेलते रहे, तब बाबर आजम उनके साथ साथ एज अ कैप्टन डेवलप हुए, और जो सबसे टर्निंग पॉइंट है बाबर आजम की कैप्टनसी का वो पिछला वर्ल्ड कप है जिसमें आपके सीनियर प्लेयर्स साथ मौजूद थे। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस बाबर आजम को उस वर्ल्ड कप से आया, खासतौर पे इंडिया को हराने के बाद, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस उनको कैरी करेगा एज ए लीडर। एज ए प्लेयर उनको इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए था, वो एज ए प्लेयर तो परफॉर्म करें, पर एज ए लीडर जो इंडिया को पहली बार लड़कों ने वर्ल्ड कप में हराने का जो एक कॉन्फिडेंस है वो जो बाबर आजम को आया, उसमें बहुत सा रोल ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स का ऑन एंड ऑफ, छोटी छोटी चिप इन करके भी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, ये बड़ा कप्तानी को हेल्प करती है। बिल्कुल, लेकिन आप ये कह सकती हैं कि लड़कों से पहले आप लोग इंडिया को हरा चुके थे। हाँ, 2 बार हरा चुके थे। तो आप ये डेफिनेटली क्रेडिट आप लोगों के पास पहले है लड़कों से। जिशान, ओवरऑल अगर श्रीलंका के स्ट्रक्चर की बात करें, 1996 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद तकरीबन हर आईसीसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनलिस्ट तो ज़रूर रहे हैं जहां हमें नज़र आते रहे, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, ज़बरदस्त प्लेयर्स रहे। रिसेंट कुछ पास में देखें तो संगकारा जयवर्धने के जाने के बाद एक वैक्यूम ज़रूर क्रिएट हुआ, थोड़ा सा वॉइड हुआ, थोड़ा सा स्ट्रगल भी रही, बट जिस तरीके से अभी भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ हराई, हमें पता लगा कि कितना टैलेंट और कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है उनका क्रिकेट का। ये तो आप देखें ना जी, जिस तरह 96 में कोई बंदा इमेजिन नहीं कर रहा था कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे, और जिस तरह राणा टुंगा और डी सिल्वा ने परफॉर्म किया वहाँ पे, और पूरा समझे कि पूरे वर्ल्ड कप तक फाइनल तक देखें कि उन्होंने वो अच्छी इनिंग्स खेल के, ख़ासतौर पर डी सिल्वा की सेमीफाइनल फाइनल की इनिंग्स देखें तो वो आउट क्लास इनिंग्स थी। तो उस हवाले से वो वर्ल्ड कप जीते और एक उभर के नाम श्रीलंका का सामने आया, और उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया। टीम को जब अगर राणा टुंगा, अरविंदा डी सिल्वा के, तो जयवर्धने, संगकारा और उनकी सूरत में अच्छे उनको मिल गए। मुरलीधरन ने बड़ा उसमें अच्छी क्रिकेट खेली और अच्छे मैच विनिंग, मलिंगा को देखें, और अभी मैथ्यूज़ और जिस तरह बाकी नए लड़के उनके जो परफॉर्म कर रहे हैं, मेंडस और जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने वो जो बीच में आना था जो गैप, वो गैप आने नहीं दिया। और ख़ासतौर पे फाइटर टीम्स में देखा जाए तो बड़ी वन ऑफ द बेस्ट टीम है जो फाइट करते हैं आखिरी बॉल तक, जैसे खेलना होता है क्रिकेट में, तो वो उस हवाले से वो कोशिश करते हैं कि आखिरी बॉल तक बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें। जिस तरह होता है कि बॉडी लैंग्वेज से कभी उनका नहीं लगता कि ये बिल्कुल, अगर वन साइडेड मैच भी है तो वो इतना शो नहीं करते कि शो नहीं होने देते दूसरे मुखालिफ को कि वो बिल्कुल हार चुके हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन होता है टीम के लिए। तो उस हवाले से ये अगर ये अगली ये सीरीज़ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है, और आगे जो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा एक टास्क है अगर उनको हराना, क्योंकि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ रही है अभी तक, टूर बड़ा ज़बरदस्त रहा ऑस्ट्रेलिया का, और पाकिस्तान के लिए ज़रूर ये एक क्रिटिकल आई से देखना ज़रूरी है कि जिस तरीके से श्रीलंका कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि हमारी सीरीज़ वहाँ पर है, तो हमने उसको किस तरह टैकल करना है। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान बेहतर टीम है। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जारी है, अभी तक ऑस्ट्रेलिया बेहतर पोजीशन में है, बट यू नेवर नो। जिस तरह जिशान ने भी कहा, सना ने भी कहा कि श्रीलंका किसी भी वक्त टाइट बदल देगा और मैच में लीड ले सकता है और मैच को जीत भी सकता है। सना और जिशान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे विंबलडन की और टेनिस की डिटेल में। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है
कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक़ कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात करनी है अब विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की। साल का सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम है, बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं जो आपसे ज़रूर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हमने ये भी देखना है कि कौन से ऐसे नाम हैं जो बेहतर परफॉर्म करते रहे हैं, कौन से ऐसे अपसेट्स ज़रूर हुए हैं अभी तक विंबलडन में जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी है। तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अली मेहदी हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, और आप सुनाएं ठीक ठाक है? अली बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सामुल हक कुरैशी और उनके जो पार्टनर हैं वो डबल्स के जो मुकाबले हैं उनमें अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त उनका मुकाबला रहा और एहसाम की यही बात है कि वो डबल्स में पाकिस्तान के लिए इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस के वो पुल बांध चुके हैं कि वो किसी भी टूर्नामेंट में खेलते तो पूरी पाकिस्तान की उम्मीदें फिर उनके साथ लगी होती हैं। देखिए अहमद, पहली तो बात यह है कि ये एहसामुल हक के लिए, कुरैशी के लिए ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ये सबसे उनका फेवरेट सरफेस है, सबसे पसंदीदा वो सरफेस है। वो जब घास पे खेलते हैं तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। जब भी पाकिस्तान के लिए वो नुमाइंदा करते हैं, जब भी पाकिस्तान के लिए मुकाबला करते हैं तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। और डेविस कप में हमने देखे कि वो ग्रास पे बहुत अच्छा खेलते। इसी तरीके से उन्होंने कल भी बहुत अच्छा फर्स्ट राउंड परफॉर्मेंस दी थी। और जिसके साथ वो खेल रहे थे जिम डकवर्थ के अलावा, वो बहुत अच्छा ऑस्ट्रेलियन फास्ट सर्वर है। उसके बावजूद 4 सेटों में उन्होंने जीता और बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि वो बहुत अच्छे फॉर्म में और आगे जाके मेरे ख्याल से वो काफी डीप जा सकेंगे इसी विंबलडन टूर्नामेंट में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शाम भाई की जब भी आप बात करें, जिस अली ने भी कहा कि उनका फेवरेट सरफेस है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे। अली मेहदी, डबल्स की अगर बात करें टेक्निकली, अगर हम गेम को एनालाइज करें, सिंगल्स इज़ वन थिंग बट डबल्स इज़ अ होल न्यू डोमेन, तो कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी चीज़ें चेंज हो जाती हैं डबल्स में उन लोगों के लिए जो ज़रा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं जब डबल्स टेनिस की बात करते हैं? देखिए, डबल्स जो टेनिस है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। सिंगल्स के साथ कोई हम इसको साथ में कंपेयर भी नहीं कर सकते। डबल्स में ये होता है कि आप अपने जो पार्टनर होते हैं उसके साथ बहुत डिपेंडेंट होते हो। जिस तरीके से आपको खेलना होता है, जिस एंगल उसके साथ खेलना होता है, आपकी कोऑर्डिनेशन और कंपेनियनशिप बहुत अच्छी होनी होती है अपने पार्टनर के साथ। अगर आपको एक अच्छा पार्टनर मिल गए कोई भी सरफेस पे तो वो कोई भी जीत सकता है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है कि जो एहसाम का देखा जाए, जो भी खिलाड़ी होते हैं जो डबल स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपने पार्टनर्स पे बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसकी वजह से जो अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि बॉलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रोक भी बहुत होती है और सर्विस भी बहुत अच्छे होते हैं। डेफिनेटली ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको आप डिफरेंट तरीके से देखते हैं। अब सिंगल्स की थोड़ी सी बात कर लें तो बहुत से ऐसे मैचेस थे जो कल बड़े ही ज़बरदस्त रहे। अली मेहदी, मेरे ख्याल से सबसे पहला मैच जो यही है वो एमा राडुकानु का डिस्कस करना पड़ेगा। आपने भी कहा और लगा यही कि मोस्ट प्रोबेबली वन टूर्नामेंट वंडर ही चल रहा है, बट उस तरह से इंटेंट नहीं नजर आई। खैर, शी वाज अप अगेंस्ट अ वेरी टफ ओपोनेंट।
देखिए अमर रडकानू का अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सख्त था अमर रडकानू के बारे में, लेकिन बात सीधी सी है कि हमने उसको काफी क्रेडिट देखना होगा। देखो अहमद वो सिर्फ 18-19 साल की है और आउट वो कहीं मतलब कोई जानता ही नहीं था उसको। वो एक उभरती हुई अभी सितारा है, वो इंशाल्लाह आके जाके बहुत अच्छी खेलेगी। लेकिन कल वो एक्चुअली जो है उसको ग्रास इतना सूट नहीं करता। वो ज्यादातर हार्ड कोर्ट पे उसने ग्रैंड स्लैम जीता था पिछले साल के यूएस ओपन पे। इस साल अगर देखा जाए तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और ग्रास पे इतनी कंफर्टेबल भी नहीं रही। पहले भी राउंड में उसने 6-4 जीती थी जिस पे वो कंफर्टेबल नहीं थी। कल वो एक्चुअली एक वेटरन कैरोलिन गार्सिया के खिलाफ खेली थी जो बहुत अच्छा ग्रास में खेल चुकी, वो क्वार्टर फाइनल में जा चुकी है। तो ये मेरे ख्याल से एक लर्निंग कर्व है एमा रडकानो के लिए और आगे जाके ये जरूर ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अभी खास ग्रास पे उसको सीखना पड़ेगा। अली अब आते हैं मेरा सबसे फेवरेट मैच जो अभी तक विंबलडन का रहा है और मेरे ख्याल से एक भी सेकंड के लिए अगर कोई टेनिस वाकई फॉलो कर रहा है तो आप स्क्रीन से नहीं हट सके। एंडी मरे और जॉन इजनर की बात करना ज़रूरी होगी। एंडी मरे पहला सेट तो हार गए, दूसरे में ही वाज वेरी क्लोज, कुछ विनर्स वो नहीं कन्वर्ट कर पाए। जिस तरीके से तीसरे सेट में उन्होंने टाई ब्रेक में कमबैक किया और मैं बार बार लोगों को ये रियलाइज़ कराता हूँ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है, एक मेटल हिप के साथ वो खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हार गए मैच। जॉन इजनर की सर्व का तो कोई मुकाबला ही नहीं जिस तरह हमने कल देखा, लेकिन क्या खूबसूरत टेनिस खेली दोनों ने कल। बहुत जबरदस्त टेनिस खेले और देखें ये बहुत बड़ी बात है और बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा कि एंडी मरे अभी तक खेल रहा है। कोई भी मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ द गेम में किसी ने कभी एक मेटल हिप के साथ खेला नहीं। कोई भी अगर इस तरह की सर्जरी होती है तो वो एक्चुअली रिटायर कर लेता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और कल देखें वो जॉन इजनर के खिलाफ खेला था। जॉन इजनर जो है वो 2018 में वो सेमीफाइनलिस्ट में पहुंचे थे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पास में और वो बिग सर्वर है, उनको ग्रास बहुत पसंद है। तो उनके खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला दिया, बहुत कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ सबसे बड़ी बात यह है कि अब जॉन इजनर के पास एक्सपीरियंस है, वो फिट है, उनका सर्व बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली ओवर पावर कर सके एंडी मरे। लेकिन इसके बावजूद एंडी मरे ने बहुत अच्छा खेला और मेरे ख्याल से आगे जाके 1-2 साल तक थोड़ी फिटनेस अगर वो ठीक करेंगे तो हो सकता है कि वो जाके थोड़ा डीप जाए टूर्नामेंट में, क्योंकि वो है ग्रास के वो ग्रेड्स हैं। 2 बार विंबलडन जीते हैं, 2013 में और 2016 में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अली मेहदी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360। यही था आज का प्रोग्राम। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। Here he goes again.